हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिपब्लिकन क्लासेस। एक बार रिपब्लिकन क्लासेस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जानेंगे, उनकी अवस्थिति के बारे में जानेंगे, उनसे क्या आयात निर्यात किया जाता है ये जानेंगे, इत्यादि समस्त बातों को आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत में बंदरगाहों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल बंदरगाह छोटे बड़े सब मिलाकर 250 से अधिक बंदरगाह हैं। उसके अलावा भारत में 14 बड़े बंदरगाह हैं और ये जो 14 बड़े बंदरगाह हैं इन्हीं में से 6 बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं। मतलब जो 14 बड़े बंदरगाहों में से जो 6 बंदरगाह हैं वो प्राकृतिक हैं और जो बाकी बचे बंदरगाह हैं वो कृत्रिम हैं। वो मतलब मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं या मतलब और जो प्राकृतिक होते हैं वो हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। अब एक बार पहले ये जान लेते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले ये है कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है। उसके बाद ये है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की लोकेशन ये है न्यावा शेवा बंदरगाह। फिर है मार्मुगांव बंदरगाह। ये है न्यू मंगलौर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह और ये रहा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो हमारा चौथा बड़ा बंदरगाह है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह थाने के पास बनाया गया है 2020 में, जिसका नाम है वधावन बंदरगाह। वधावन बंदरगाह है 2020 में बना है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे नया बना हुआ बंदरगाह कौन सा है, तो वो है वधावन बंदरगाह जिसका निर्माण 2020 में किया गया है। तो अब आगे चलते हैं और ये जान लेते हैं कि ये बंदरगाह हमारे देश का कितना व्यापार करते हैं। तो ये देश का लगभग 95% और मूल्यों के अनुसार ये 68% व्यापार इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है। अब ये जान लेते हैं कि कौन सा बंदरगाह किसके अंतर्गत आते हैं। मतलब जो छोटे बंदरगाह होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं और जो बड़े बंदरगाह होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। मतलब उनकी सारी जानकारी और उसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना है, ये सारी सुविधाएं प्राप्त करवानी होती हैं वो बड़े बंदरगाहों को केंद्र सरकार प्राप्त करवाते हैं और छोटे बंदरगाहों को राज्य सरकार प्राप्त करवाते हैं। तो अब आगे चलते हैं, ये जो 6 प्राकृतिक बंदरगाह हैं ये कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। पहले तो पश्चिमी तट पर जो 6 प्राकृतिक बंदरगाह हैं उनमें से पहला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, फिर है मुंबई बंदरगाह और कोच्चि बंदरगाह। इसके अलावा जो पूर्वी तट पर 3 बंदरगाह हैं, कोलकाता बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो ये तो याद आपको करना ही पड़ेगा कि कौन से पश्चिमी तट पर स्थित है, कौन से पूर्वी तट पर स्थित है। तो नॉर्मली याद कर सकते हैं जो 3 बंदरगाह प्राकृतिक है वो पश्चिमी तट पर स्थित है, जो 3 प्राकृतिक बंदरगाह है वो पूर्वी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर पहला है कांडला, फिर है मुंबई, फिर है कोच्चि बंदरगाह और पूर्वी तट पर है कोलकाता बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह। तो अब चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले कांडला बंदरगाह के बारे में विस्तार से जानकारी एकत्रित करते हैं। इसी प्रकार हम और सारे जो 14 बड़े बंदरगाह हैं इनके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे और उसके बाद एक मानचित्र के माध्यम से इन जो 14 बड़े बंदरगाह हैं इनकी लोकेशन को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कांडला बंदरगाह के बारे में जान लें। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। सबसे पहली बात तो ये है गुजरात में स्थित है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है या कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। दूसरा क्या है कि ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये ज्वारीय बंदरगाह है। अब ज्वारीय बंदरगाह क्या होता है, तो जो ज्वारीय बंदरगाह वो बंदरगाह होते हैं तो इसमें होता क्या है कि जब ज्वार भाटा आता है तो जब पानी का एकदम ऊपर चला जाता है, मतलब पानी का लेवल बहुत ऊपर हो जाता है, तो इसे ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर पानी का लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है तो यहाँ समुद्र मतलब जो नाव होते हैं उनको आने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, तो वो पानी के सहारे आसानी से आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर व्यापार इजीली होता है और इसीलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। अब बात आती है कि ये आता कहाँ पे है ज्वार। तो ये गुजरात में ओखा नामक स्थान पर आता है। गुजरात में ओखा नामक स्थान पर ज्वार आता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कांडला बंदरगाह में एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो ज्वारीय बंदरगाह होने के कारण उसमें ज्वार किस स्थान पर आता है, तो वो स्थान है ओखा। ओखा नामक स्थान पर
ज्वार आता है। इसके बाद बात कर लें तो कांडला बंदरगाह को पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये भारत का पहला SEZ है जो 1965 में बना था। अब बात आती है कि ये SEZ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें किसी भी देश का जो आंतरिक भाग होता है उसमें विदेशियों को कम कर पर आयात निर्यात करने की सुविधा प्राप्त होती है, तो इसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ये 1965 में बना था। इसके अलावा बात कर लें तो ये प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो कांडला बंदरगाह है वो किस खाड़ी में स्थित है? क्या कच्छ की खाड़ी में स्थित है या खंबात की खाड़ी में स्थित है? तो क्योंकि दोनों ही खाड़ियाँ गुजरात में पड़ती हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि कांडला बंदरगाह जो है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अब आगे चलते हैं और ये जान लेते हैं कि जो कांडला बंदरगाह है इसमें से वस्तुएं क्या आयात और निर्यात करी जा सकती है, मतलब क्या वस्तुएं हम लोग बाहर से इस बंदरगाह पर मंगा सकते हैं और अपने देश से क्या वस्तुएं इस बंदरगाह से बाहर बेच सकते हैं। तो उसमें से पहली है रसायन। रसायन के अलावा यहाँ से हम लोग वस्त्रों का आयात निर्यात करते हैं। इसके अलावा यांत्रिकी उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पाद भी यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात निर्यात किया जाता है। इसके अलावा नमक, क्योंकि समुद्र किनारे है तो जाहिर सी बात है नमक तो यहाँ से आयात निर्यात होगा ही। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह के बारे में समस्त जानकारी जितनी पॉसिबल हो सकी उतनी मैंने आपको देने की कोशिश करी है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। दूसरा बंदरगाह आता है वधावन बंदरगाह। तो अब जान लेते हैं इसकी अवस्थिति क्या है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और दूसरा ये कृत्रिम बंदरगाह है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था कि जो वधावन बंदरगाह है इसका निर्माण 2020 में किया गया है। तो जाहिर सी बात है जब 2020 में हुआ है तो ये हमें प्रकृति से तो प्राप्त है नहीं, तो कृत्रिम बंदरगाह है। अब आगे चलते हैं तो ये अभी हमने आपको बताया भी कि भारत का नया बना हुआ बंदरगाह है, 2020 में बना है। दूसरा क्या है, वधावन बंदरगाह को लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत विकसित किया गया है। अब आते हैं कि इसमें आयात निर्यात की क्या वस्तुएं होती हैं। तो इसमें हम लोग लोहा और इस्पात का आयात निर्यात कर सकते हैं। दूसरा यांत्रिकी उत्पाद जो होते हैं उनका आयात निर्यात कर सकते हैं। अभी वधावन बंदरगाह जल्द ही बना है इसलिए इसके बारे में इतनी ही जानकारी है। अब आते हैं तीसरा बंदरगाह जो मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भी महाराष्ट्र में ही स्थित है और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है। जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। डायरेक्ट पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं या कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अब आगे चलते हैं और मुंबई बंदरगाह के बारे में जानते हैं। तो ये जो है प्राकृतिक बंदरगाह के साथ साथ सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये आप पूछ सकता है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो जो 6 प्राकृतिक बंदरगाह हैं उनमें से सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है और दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है और इसकी लोकेशन की वजह से सबसे ज़्यादा व्यस्त माना जाता है और पुराना है इसलिए भी। और तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और पहला प्राकृतिक में सबसे। तो मतलब समझने की बात क्या है, तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह का मतलब क्या है कि जो 14 बंदरगाह बताए, जो 14 बड़े बंदरगाहों में ये तीसरे नंबर का बड़ा बंदरगाह है और जो 6 प्राकृतिक बंदरगाह बताए उसमें ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अब आगे चलते हैं और इसमें क्या है, आयात निर्यात की वस्तुएं, इससे क्या हम लोग मंगा सकते हैं, क्या आप बाहर बेच सकते हैं। तो उसमें से है वस्त्र। वस्त्र के अलावा चमड़े के उत्पाद, चमड़े के उत्पाद के साथ साथ रासायनिक उत्पाद और मैग्नीज, इन चीज़ों का आयात निर्यात मुंबई बंदरगाह से किया जा सकता है। ये है मुंबई बंदरगाह। अब आगे चलते हैं और जानते हैं नाहवा शेवा बंदरगाह के बारे में। तो नाहवा शेवा बंदरगाह जो है ये नवी मुंबई में स्थित है। दूसरा, इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के रूप में नाहवा शेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो मतलब क्या है इसका कि जो नाहवा शेवा बंदरगाह है इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। इसके अलावा जो इसकी शुरुआत है वो 26 मई 1989 को हुई थी। 26 मई 1989 में नाहवा शेवा बंदरगाह का प्रारंभ हुआ था। अब ये जो है ये भारत में सबसे बड़ा, ये भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का 28वां सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ये कंटेनर पोर्ट है और दूसरा भारत का सबसे बड़ा भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो मतलब क्या है, ये जो नाहवा शेवा बंदरगाह है ये भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो मतलब जैसा कि अभी हमने 14 जो बंदरगाह बताए थे
उनमें से सबसे बड़ा न्हावा शेवा बंदरगाह है। और दूसरा कि विश्व का 28वां सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। जो कंटेनर पोर्ट होता है ये विश्व में इसका स्थान 28वां है, लेकिन भारत में कंटेनर के नंबर पे ये दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। अब आगे चलते हैं तो ये कृत्रिम बंदरगाह है। इसके अलावा इसे मुंबई का सैटेलाइट बंदरगाह भी कहा जा सकता कहते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह मुंबई का सैटेलाइट बंदरगाह है। तो ऑप्शन दे सकता है न्हावा शेवा, वधावन, मुंबई, मारमुगांव इत्यादि ऑप्शन दे सकता है। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन पे टिक करना होगा कि जो न्हावा शेवा बंदरगाह है इसे मुंबई का सैटेलाइट बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे नवी मुंबई भी कहते हैं। इसे नवी मुंबई भी कहते हैं। अब बात आती है कि इसका निर्माण क्यों किया गया। न्हावा शेवा बंदरगाह का निर्माण मुंबई के जस्ट नीचे किया गया। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि मुंबई बंदरगाह जो है वो बहुत ही व्यस्त बंदरगाह है। तो उसकी जो व्यस्तता है उसको कम करने के लिए उसके जस्ट बगल में न्हावा शेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया था। तो अब जान लेते हैं कि इससे हम लोग क्या वस्तुएं आयात निर्यात कर सकते हैं। तो इससे टेक्सटाइल और रसायन और दवाई का आयात निर्यात किया जा सकता है। ये है न्हावा शेवा बंदरगाह। ये आप कंटेनर देख सकते हैं, इसीलिए इसको सबसे बड़ा दूसरा कंटेनर पोर्ट कहा जाता है। अब आते हैं मारमुगांव बंदरगाह पर। तो मारमुगांव बंदरगाह जो है ये एकमात्र गोवा में स्थित है। तो पूछ सकता है एकमात्र ऐसा बंदरगाह कौन सा है जो गोवा में स्थित है, तो वो है मारमुगांव बंदरगाह। दूसरा ये भी कृत्रिम बंदरगाह है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। इसके अलावा जो मारमुगांव बंदरगाह के बारे में याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि ये अरब सागर में जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो जुआरी नदी के एस्चुरी पर बना हुआ है, या ये पूछ सकता है कि मारमुगांव बंदरगाह किस नदी के एस्चुरी पर बना है। इस हिसाब से इससे क्वेश्चन बहुत ही घुमा के पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न तो आपको एकदम याद कर लेना है कि जो मारमुगांव बंदरगाह है वो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, मतलब जुआरी नदी का जहाँ पे ये एस्चुरी बनाती है वहाँ पर स्थित है। तो अब एस्चुरी क्या होता है। तो जो नदियाँ जो हैं वो कचरा या अवसाद जो समुद्र में गिरा देती हैं, अपने साथ बहा के ला गिरा देती हैं, तो वो एस्चुरी बन जाती है। और जब वो सालों साल उसी के ऊपर गिराती रहती हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म टाइप का बन जाता है। उसी के ऊपर ये मारमुगांव बंदरगाह का निर्माण करा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुआरी नदी। ये आप लोग एकदम याद रखिएगा कि ये जुआरी नदी किस बंदरगाह से संबंधित है, कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। इसके अलावा इससे सबसे महत्वपूर्ण बात एक और बन सकती है कि जापान को लौह अयस्क का निर्यात यहीं से किया जाता है। जो जापान है उसको लौह अयस्क जो भेजते हैं वो इसी बंदरगाह से भेजते हैं। तो ये इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो लौह अयस्क है ये जापान को किस बंदरगाह से भेजा जाता है, या मारमुगांव बंदरगाह से किस देश को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरह से कहें तो जो मारमुगांव बंदरगाह है ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, जो मारमुगांव बंदरगाह है वो अरब सागर में जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है। और दूसरा, इससे जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। प्लीज़ इसे याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब जान लेते हैं कि इससे क्या क्या निर्यात किया जाता है। तो कपास तो निर्यात किया ही जाता है, और लौह अयस्क तो किया ही जाता है। ये बता ही दिया है कि इससे जो लौह अयस्क का निर्यात है वो जापान को किया जाता है। इसके अलावा नारियल के उत्पाद भी यहाँ से आयात निर्यात किए जाते हैं। अब आता है छठा बंदरगाह जिसे कहते हैं न्यू मंगलौर बंदरगाह। ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित होने के साथ साथ ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसका भी निर्माण बाद में किया गया है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये भी गुमपुरा नदी के मुहाने पर स्थित है। अब ये दोनों प्रश्न आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मारमुगांव और जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है इन दोनों को आपको बहुत ही अच्छे से याद करना होगा कि जो मारमुगांव बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है और न्यू मंगलौर बंदरगाह गुमपुरा नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा
इससे जो है मतलब जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है, इससे लोहा और मैग्नीज का ईरान को निर्यात किया जाता है। इससे ईरान को निर्यात किया जाता है। तो प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन है कि जो मार्मुगांव बंदरगाह है उससे जापान को निर्यात किया जा रहा है, जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है उससे ईरान को निर्यात किया जा रहा है। तो अब इसके बाद बात क्या आती है कि ये जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है ये ईरान को लोहा देता है, लेकिन जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है ये ईरान को लोहा मंगवाता कहाँ से है? ये प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि जो ईरान है, सॉरी, जो मतलब न्यू मंगलौर बंदरगाह पर जो लोहे को मंगाया जाता है वो कुद्रेमुख लौह अयस्क खान से मंगाया जाता है। कुद्रेमुख की लौह अयस्क खान से लोहा जो है ये न्यू मंगलौर बंदरगाह पर मंगाया जाता है और फिर न्यू मंगलौर बंदरगाह से इसे ईरान को भेजा जाता है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो, अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। मार्मुगांव और न्यू मंगलौर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि जो मार्मुगांव है वो अरब सागर में जुवारी नदी पर है और जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है वो अरब सागर में गुमपुरा नदी पर है। तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं और ये जान लेते हैं न्यू मंगलौर बंदरगाह से क्या क्या वस्तुएं आयात निर्यात करी जाती हैं। तो इसमें है लौह अयस्क और मैग्नीज तो अब आपको याद ही रखना होगा क्योंकि इन दोनों का जो निर्यात है वो ईरान को किया जाता है। इसके अलावा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का भी निर्यात किया जाता है। अब आगे चलते हैं। ये रहा न्यू मंगलौर बंदरगाह। आगे चलते हैं अब कोच्चि बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी अवस्थिति जो है ये केरल में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है। दूसरा, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके अलावा ये कोच्चि बंदरगाह व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से पश्चिम का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से जो कोच्चि बंदरगाह है इसको पश्चिम का सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। इसके साथ ही साथ ये नौसैनिक बंदरगाह भी है और इसके साथ ही साथ ये जो कोच्चि बंदरगाह है ये विलिंगटन द्वीप और वल्लार पद्म द्वीप के बीच में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विलिंगटन द्वीप और वल्लार पद्म द्वीप के बीच में कौन सा बंदरगाह स्थित है, या ये पूछ सकता है कि कोच्चि बंदरगाह दोनों में से मतलब ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से किन दो द्वीप के बीच में स्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आ सकता है, इसलिए आपको बंदरगाहों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। 1341 ईस्वी में पेरियार नदी की बाढ़ के कारण कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक रूप से बना था। तो अब ये भी पूछ सकता है कभी कभी, अभी तक तो नहीं आया है कि ये बंदरगाह प्राकृतिक रूप से बना कैसे था। तो जो 1341 ईस्वी में पेरियार नदी की बाढ़ के कारण इसका निर्माण हुआ था। अब आगे चलते हैं और इससे जान लेते हैं आयात निर्यात की कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सी वस्तुएं मंगा सकते हैं, कौन सी बेची जाती हैं। तो इनमें है चाय, कॉफ़ी, गरम मसाले, नमक और उर्वरक। अब नमक तो आप लोग ये जान ही लीजिएगा, जो भी बंदरगाह समुद्र के एकदम किनारे पे होगा वहाँ नमक का तो आयात निर्यात होना ही है। इसके अलावा और जो जैसे अब केरल में चाय, कॉफ़ी इत्यादि होती तो आप उस हिसाब से इनका आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ें आयात निर्यात कर सकते हैं हम लोग। ये है कोचीन बंदरगाह। इसके बाद आते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह ये पूर्वी तट पर स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा ये कृत्रिम बंदरगाह है और इसे तूतीकोरिन बंदरगाह को चिदम्बनार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको चिदम्बनार बंदरगाह कहा क्यों गया? तो जो वी.ओ. चिदम्बनार थे वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हीं के याद में इस बंदरगाह का नाम रखा गया था चिदम्बनार बंदरगाह। इसके अलावा इस बंदरगाह के बारे में जानने वाली एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसका सबसे अधिक उपयोग जो है वो श्रीलंका के साथ व्यापार में होता है। तो अब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है कि किस बंदरगाह से किसके साथ व्यापार होता है। तो एक दो चीज़ें तो आप लोकेशन से भी याद रख सकते हैं, बाकी तो आपको याद करना पड़ेगा। अब जैसे इसकी तो लोकेशन आप लोग समझ ही रहे होंगे। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा ये श्रीलंका है, तो यहाँ से इसको व्यापार करने में आसानी होती है, इसलिए यहाँ से मतलब श्रीलंका के साथ ज़्यादा व्यापार किया जाता है। अब यहाँ पे कौन सी आयात निर्यात की वस्तुएं होती हैं? तो देखिए नमक तो नॉर्मली ही है। इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, चीनी और ताड़ का तेल जो पाम ऑयल होता है उसका भी यहाँ से आयात निर्यात किया जाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं तो अब आते हैं एन्नौर बंदरगाह पर। ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। ये
भी कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब बाद में बनाया हुआ बंदरगाह है। इसके बाद इसका नाम जो है एन्नौर बंदरगाह को के कामराज बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह भारत का पहला निगमित कॉरपोरेट बंदरगाह है और दूसरा भारत का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का ये क्वेश्चन आ सकता है कभी-कभी बीच-बीच में, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बंदरगाह नहीं पूछते हैं कि कौन-सा बड़ा है। कभी-कभी पूछ सकता है कि भारत का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह कौन-सा है या 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह कौन-सा है। तो ये जो है एन्नौर बंदरगाह, ये भारत का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब इसमें कौन-सी वस्तुएँ आयात-निर्यात की हैं, तो इससे कोयला, लौह अयस्क और पेट्रोलियम उत्पाद का आयात निर्यात किया जाता है। अब आते हैं चेन्नई बंदरगाह पर। तो चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में ही स्थित है। इसके अलावा ये भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदर, और इसके बारे में सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो पूछ सकता है प्रश्न में कि ये निम्न बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह सबसे प्राचीन है, कौन सबसे पहले बना था, तो यही था, वो था चेन्नई बंदरगाह। दूसरा, और दूसरी बात क्या है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह जो है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदर, जैसा अभी हमने आपको पहले बताया था कि जो मुंबई बंदरगाह है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब बताया है कि जो चेन्नई बंदरगाह है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अभी आएगा भारत का पहला बंदरगाह भी, बाद में अभी बताएंगे कि कौन सा है। इसके अलावा नौसैनिक बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह जो है ये नौसैनिक बंदरगाह है, नेवल पोर्ट भी है। अब यहाँ से जान लेते हैं कौन सी वस्तुएं आयात निर्यात करी जाती हैं। तो यहाँ से मोटर वाहन और लौह अयस्क, कोयला, ग्रेनाइट, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, इन सब चीज़ों का यहाँ से आयात निर्यात किया जाता है। इसके बाद आते हैं विशाखापत्तनम बंदरगाह पर। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सबसे अच्छा बंदरगाह, सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह बोला जाता है इसे। और दूसरी बात इसके बारे में क्या है, ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है। तो पश्चिमी तट पर जो पहला बंदरगाह मैंने बताया वो यही बार, सॉरी, पूर्वी तट पर जो पहला प्राकृतिक बंदरगाह बताया है आपको, वो यही है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। अब आगे चलते हैं और ये जान लेते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो आ गया ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब आपको तीनों बंदरगाहों की लोकेशन पता चल गई होगी कि कौन कौन बड़ा है, कौन उससे छोटा, कौन उससे छोटा। तो सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह, दूसरे नंबर का बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, और जो तीसरे नंबर का बड़ा बंदरगाह वो मुंबई बंदरगाह। और इसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि ये सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है, इसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाहों की श्रेणी में रखा जाता है। और ये डॉल्फिन नोज से 3 ओर से घिरा हुआ है, मतलब 3 ओर से जो पानी का वो है उससे घिरा हुआ है। अब ये बंगाल की खाड़ी पर चेन्नई और कोलकाता बंदरगाहों के बीच स्थित है। तो अभी बताया ही कि ऊपर इसके जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है, इसके ऊपर कोलकाता है और इसके नीचे चेन्नई बंदरगाह, भी मैंने आपको पहले पढ़ाया भी चेन्नई बंदरगाह के बारे में। तो ये उन दोनों के बीच में स्थित है विशाखापत्तनम बंदरगाह। इसके अलावा ये भी एक नौसैनिक बंदरगाह है। इससे क्या आयात निर्यात किया जाता है, तो इससे लौह अयस्क का आयात निर्यात किया जाता है, कोयले का आयात निर्यात किया जाता है, पेट्रोलियम उत्पादों का और एल्यूमिनियम का। तो अब ये मेन आया कि इसमें एल्यूमिनियम का निर्यात या आयात किस बंदरगाह से किया जाता है, तो वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह से। अब आगे चलते हैं और जान लेते हैं पारादीप बंदरगाह के बारे में। तो ये ओडिशा में स्थित है, ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह भी प्राकृतिक बंदरगाह है। इसकी जो अवस्थिति है वो बंगाल की खाड़ी में महानदी के मुहाने पर स्थित है। तो अब ये फिर एक प्रश्न आ गया कि पारादीप बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो वो है महानदी के मुहाने पर स्थित है। अब लौह अयस्क का निर्यात जापान को यहीं से किया जाता है। लौह अयस्क का निर्यात जापान को यहाँ से भी किया जाता है। तो अब याद रखिएगा कि लौह अयस्क का जो निर्यात है वो जापान को 2 बंदरगाहों से किया जा रहा है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। तो जो मार्मुगांव बंदरगाह था वहाँ से जापान को लौह अयस्क भेजा जाता था, वो पश्चिमी तट पर स्थित है। और पूर्वी तट पर पारादीप स्थित है, जहाँ से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। यहाँ से आयात निर्यात की कौन सी वस्तुएं हैं, तो यहाँ से कोयला और लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। यहाँ से कोयला और लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अब आते हैं कोलकाता बंदरगाह पर। तो कोलकाता बंदरगाह को हल्दिया बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि हल्दिया बंदरगाह इसलिए कहते हैं क्योंकि हल्दिया बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, पहली बात तो ये है। और दूसरा है कि
ये जो है हल्दिया बंदरगाह के लिए आधार का काम करता है, इसलिए भी इसे बोलते हैं। दूसरी बात कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये हुगली नदी पर स्थित है और ये एक नदीय बंदरगाह है। जो कोलकाता बंदरगाह है ये एक नदीय बंदरगाह है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह नदीय बंदरगाह है, तो वो है कोलकाता बंदरगाह नदीय बंदरगाह है। इसी के साथ साथ ज्वारीय बंदरगाह भी है, ज्वारीय बंदरगाह भी है इसी के साथ साथ। तो अभी आपको मैंने बताया था कि ज्वार क्या होता है, तो आपको याद होगा कि ज्वारीय बंदरगाह जब ज्वार आता है तो उसके साथ मतलब ऊंचाई पर पानी चला जाता है, तो समुद्र मतलब जो शिप्स होते हैं उनको आने में आसानी रहती है, इसलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके दौरान जापान द्वारा इस बंदरगाह पर बमबारी की गई थी। तो ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि कोलकाता बंदरगाह पर बमबारी की गई थी, ये तो नॉर्मली सब लोग जान जाएंगे, बट ऐसे ही पूछ सकता है कौन सा बंदरगाह ऐसा है जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जिस पर जापान ने बमबारी करी थी, तो वो था कोलकाता बंदरगाह। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, आपको सभी तरह से तैयार रहना होगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब क्या है कि 16वीं शताब्दियों में शुरुआत में पुर्तगालियों ने पहली बार इस बंदरगाह के वर्तमान स्थान का उपयोग अपने जहाज़ों को आश्रय के लिए किया था, क्योंकि हुगली नदी कोलकाता के ऊपरी क्षेत्र नौवहन के लिए असुरक्षित थे। अब आता है कि इसमें आयात निर्यात की कौन सी वस्तुएं हैं, कोलकाता बंदरगाह से क्या मंगा सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, तो उनमें है लौह अयस्क, इसके साथ चमड़े के उत्पाद, कोयला, तांबा, कॉटन और जूट। ये है कोलकाता बंदरगाह। अब इसके बाद आते हैं हमारा अंतिम 14वां बंदरगाह। 14 जो बड़े बंदरगाह थे उनमें से अब हमारा अंतिम बंदरगाह बचा है वो है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो जो इसकी अवस्थिति है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके साथ ही साथ ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, और ये भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है ये भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, और ये है कहाँ पे, तो इसका निर्माण जो है महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर हुआ है। इसका निर्माण जो है पोर्ट ब्लेयर का निर्माण जो है महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर हुआ है। बंगाल की खाड़ी के संगम पर पोर्ट ब्लेयर का निर्माण हुआ है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये पूछ सकता है ऐसा कौन सा द्वीप समूह, ऐसा इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो द्वीप समूह में स्थित है, तो वो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। इसके अलावा इसमें से आयात निर्यात की कौन सी वस्तुएं हैं, तो जूट के उत्पाद, वनीय उत्पाद, कोयला और रसायन यहाँ से आयात और निर्यात किया जाता है। ये है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। अब हम लोग जान लेते हैं, अब हम लोग इनकी लोकेशन को एक बार जान लेते हैं और इनकी मोटी मोटी बातों को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे स्थित है कांडला बंदरगाह, ये है कांडला बंदरगाह। फिर है कांडला बंदरगाह के बाद आता है यहाँ पे है वधावन बंदरगाह, जो महाराष्ट्र में थाने के थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद कौन सा है, यहाँ पे है मुंबई बंदरगाह। उसके नीचे है नहावा शेवा बंदरगाह, नहावा शेवा बंदरगाह है। फिर उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो गोवा में है मार्मुगांव बंदरगाह। मार्मुगांव बंदरगाह के बाद है न्यू मंगलौर बंदरगाह। न्यू मंगलौर बंदरगाह के बाद है कोच्चि बंदरगाह, ये कोच्चि बंदरगाह है। तो अब इनमें आते हैं कि कौन कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इनमें से जो प्राकृतिक बंदरगाह है उनमें पहला बंदरगाह है प्राकृतिक में कांडला बंदरगाह, ये जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है। और दूसरा मुंबई बंदरगाह, ये वाला मुंबई बंदरगाह भी प्राकृतिक बंदरगाह है। और तीसरा है कोच्चि बंदरगाह। तो ये पश्चिमी तट पर स्थित 3 प्राकृतिक बंदरगाह हैं और ये बाकी के बंदरगाह हैं। अब आते हैं पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर है तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा ऊपर चलते हैं तो ये एक एन्नौर है, और फिर ऊपर है तो जो चेन्नई बंदरगाह है। फिर ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे है विशाखापत्तनम बंदरगाह, थोड़ा और ऊपर पारादीप बंदरगाह है, और फिर हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह है। तो ये इतने बंदरगाह हैं। अब इनमें से प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो जो पारादीप बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह और जो कोलकाता बंदरगाह है ये प्राकृतिक बंदरगाहों की श्रेणी में आते हैं। तो अब एक बार मोटा मोटा सभी बंदरगाहों के बारे में जान लेते हैं, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो जो कांडला बंदरगाह है उसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताई थी मैंने, SEZ का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो महत्वपूर्ण है।
और उसके बाद आयात निर्यात की वस्तुएं तो अब नॉर्मली हैं कि आप लोग उसकी लोकेशन के हिसाब से जान सकते हैं कि कहाँ से कौन सी वस्तुएं आयात निर्यात की जा सकती हैं। इसके अलावा क्या था, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित था। और उसके बाद एक है कि सबसे नया बंदरगाह कौन सा बना है, तो वो कौन सा था, वो था वधावन बंदरगाह। वो कौन सा बना है सबसे नया बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह है, वधावन बंदरगाह है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कौन सा नया बना है। उसके बाद आता है कि सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई बंदरगाह। इसके साथ ही साथ पूछ सकता है कि तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। और प्राकृतिक बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। तो मुंबई बंदरगाहों के बारे में मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई थी और तीनों चीज़ें याद रखने वाली हैं कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, इसी के साथ-साथ तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। अब आगे चलते हैं, तो अब मैंने आपको बताया था न्हावा शेवा बंदरगाह के बारे में। तो न्हावा शेवा बंदरगाह के बारे में एक पॉइंट इम्पोर्टेंट था कि इसे मुंबई बंदरगाह का सैटेलाइट बंदरगाह भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ जो इसका नया नाम था वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह न्हावा शेवा। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह न्हावा शेवा के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण है कि इसे सैटेलाइट बंदरगाह कहते हैं। प्लीज़ ना भूलिएगा, इसको रिवीजन करते रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा क्या है, न्हावा शेवा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और फिर ये कंटेनर बंदरगाह भी था। इसके बाद मैंने आपको मार्मुगांव बंदरगाह के बारे में बताया था, जो मैंने बताया था बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो गोवा में स्थित है। ये आपको याद होगा किस नदी पर स्थित है, आई होप आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो ये था जुआरी नदी पर। जुआरी नदी कहाँ, अरब सागर में जो है। इसके अलावा ये नौसैनिक बंदरगाह है और ये इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात थी कि ये लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है इस बंदरगाह से जापान को। उसके अलावा न्यू मंगलौर बंदरगाह, आपको बताया था कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है ये गुमपुरा नदी के मुहाने पर स्थित है, गुमपुरा नदी। और जो मार्मुगांव है, जुआरी नदी, प्लीज़ इसे रिकॉल करते रहिएगा, याद कर लीजिएगा। आने वाले समय में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा जो इसके न्यू मंगलौर बंदरगाह के बारे में एक और बात थी कि इसको ईरान को आयात लोहा और मैग्नीज का निर्यात किया जाता है। और यहीं पे एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था कि जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है ये लोहा कहाँ से मंगवाता है, ये भी जानने वाली बात होती है। तो जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है ये लोहा कुद्रेमुखी खान से मंगाता था। अब आगे चलते हैं और आपको मैंने कोच्चि बंदरगाह के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि ये जो है विलिंगटन द्वीप और वल्लार पद्म द्वीप के बीच में स्थित है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि ये पश्चिमी तट पर व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह था। तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में ऐसा कुछ नहीं था, बस चिदम्बनार बंदरगाह है। इसके अलावा इसमें जो है श्रीलंका के साथ ही व्यापार करता है, मतलब सबसे ज़्यादा तूतीकोरिन बंदरगाह का प्रयोग श्रीलंका के साथ व्यापार करने में किया जाता है। अब एन्नौर बंदरगाह में भी इतना ही था कि के कामराज बंदरगाह के नाम से एन्नौर बंदरगाह को जाना जाता है। चेन्नई बंदरगाह में बताया था, ये याद रखने वाला था कि चेन्नई बंदरगाह जो है ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है। और विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और जो पारादीप बंदरगाह था ये भी लौह अयस्क को जापान का निर्यात करता है। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के बारे में बताया था कि ये 13वां बड़ा बंदरगाह है और ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है, महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। तो ये सब बातें मैंने जो आपको ये बंदरगाहों से संबंधित बताई, आशा करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आई होंगी। एक बार फिर से आपको मैं 6 प्राकृतिक बंदरगाहों के बारे में बता देती हूँ, जिससे आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो आप लोग प्लीज़ इसे रिवीजन करते रहिएगा ताकि आगे आपके जब भी प्रश्न आए तो आप इनमें कन्फ्यूज़ ना हो। मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी है, फिर भी अगर कहीं पे रह गए हों तो मैं नहीं कह सकती। 1 मिनट बस रुक जाइए, मैं देख रही हूँ। तो ये रहे प्राकृतिक बंदरगाह, फिर से आपको एक बार रिकॉल करवा दूँ तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है 3 बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और कोच्चि बंदरगाह। इसके अलावा पूर्वी तट पर कौन-कौन से हैं? कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह। तो ये 6 बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं। इनके बारे में जो-जो इम्पोर्टेंट बात बताई मैंने वो याद रखिएगा। इसके अलावा इनकी लोकेशंस को भी याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और जो बंदरगाहों से संबंधित समस्त जानकारी मैंने आपको दी,
आशा करती हूँ कि आपको इनमें से जो जानकारी अच्छी लगी होगी, आपने उन्हें याद करने की कोशिश करी होगी। ये सब कुछ परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको एक-एक बात बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में कमेंट करिए या आपको कोई और सुझाव हो हमारी वीडियो से संबंधित, तो प्लीज़ हम लोगों को सुझाव दें, हम लोग उस पे काम करेंगे और अच्छे से वीडियोज़ बनाएँगे। थैंक यू सो मच।